हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेरुसल जीएस। आज हम मोशन का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और इन सब से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज भी देखेंगे और लास्ट में जाके पीवाईक्यूज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास वेलोसिटी होगी, और अगर वो वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज कर रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। मतलब a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहां पर क्या दे रखा है, देखिए, अगर कोई बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी अगर वो पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। अगर वहीं पर वो बॉडी अगर नेगेटिवली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, नेगेटिवली अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे। रिटार्डेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, अगर हम कोई पत्थर को आसमान में फेंकते हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट पे जाके वो पत्थर रुक जाएगी और उसका जो वेलोसिटी है धीरे 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 जाके एक पॉइंट पे डिक्रीज होने लगता है ग्रेविटी के कारण, ठीक है, तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नॉर्मली 4 टाइप के होते हैं। आइए पहला देखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई बॉडी का जो वेलोसिटी है वो पहले घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, फिर दूसरे घंटे में 35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, उसके बाद फिर 40 पे पहुंचती है, फिर 45 पे पहुंचती है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो बॉडी है उसका जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो पॉजिटिवली चेंज हो रहा है, और वो एक फिक्स के हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे कहने का मतलब कि वो उस बॉडी में सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर का ही चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो एक यूनिफॉर्म चेंज है, इसलिए हम लोग उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। उसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहां पर जरूरी नहीं है कि बॉडी में चेंज जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर का ही चेंज आए। हो सकता है कि अगले आवर में 7 किलोमीटर का आ जाए, फिर 10 किलोमीटर का आ जाए, फिर 15 किलोमीटर का आ जाए। इस हिसाब से वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। इसका बढ़िया एग्जांपल है सबसे, अगर कोई ट्रैफिक में अगर कोई कार चल रही है, ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन टू द टोटल टाइम। मतलब कि जो बॉडी है वो टोटल उस बॉडी में कितना चेंज आया है, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, और उस चेंज आने के लिए टोटल टाइम कितना लिया है वो, ठीक है, उसको हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसमें क्या होता है कि अगर किसी बॉडी के अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें कि उसका कितना एक्सेलरेशन है, तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। इसके बाद यहां पर कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन दे रखे हैं, आइए उनको भी देखते हैं। जैसे कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उन सब के लिए 3 इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी जो है फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, u जो है इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, a एक्सेलरेशन हो जाएगा, और t जो है टाइम हो जाएगा। यहाँ पर ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है कि डिस्टेंस निकलेगा तब उस समय, s जो है डिस्टेंस है यहाँ पे। इसी तरीके से तीसरा फॉर्मूला है इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई बॉडी पे, जैसे कि अगर हम किसी बॉडी को हम आसमान में फेंकते हैं, ठीक है, और स्ट्रेट फेंकते हैं, तो उसमें जैसे कि एक्सेलरेशन को हट के वो उसका जो एक्शन हो जाएगा वो ग्रेविटी का एक्शन लगेगा उस पर, ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उस चेंज के आने के बाद जो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, ये देखिए, जहां पर ए है वहां पर सीधा जी लग जाएगा, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी। एच यहां पर इसलिए ले रखा है क्योंकि वो हाइट पर फेंका जा रहा है, ठीक है, तो हाइट के हिसाब से ये चेंजेस आ जाएंगे। और फिर यहां पर तीसरा इक्वेशन, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आगे देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए, द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब कि अगर किसी बॉडी में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, टाइम के हिसाब से, तो उसको हम लोग ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हम ये वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस में डिस्टेंस को ले लेते हैं, और एक्स एक्सिस में जो है उसको हम लोग टाइम ले लेते हैं। तो यहां पर होगा क्या, फॉर स्टेशनरी बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि टाइम तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन जो बॉडी है उसमें मोशन नहीं होगा, ठीक है, वो फिक्स मोशन पर रहेगा, फिक्स पॉइंट पर रहेगा, ठीक है। उस हिसाब से डिस्टेंस में कोई मूवमेंट नहीं आएगा, तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हो जाएगा जो कि स्टेशनरी बॉडी के लिए होगा।
उसी तरीके से यूनिफॉर्म मोशन के लिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बॉडी जो है एक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है वो, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 किलोमीटर है 1 आवर में, ठीक है, यहाँ पर 2 किलोमीटर है 2 आवर में, तो क्या होगा यहाँ पे कि 1 आवर में 1 किलोमीटर कवर करती है, फिर सेकेंड आवर में फिर से 1 किलोमीटर कवर करिए, ये यूनिफॉर्मली कवर हो रहा है। उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, जो कि ऑरिजिन से शुरू होगा। तीसरा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन स्पीड इज इंक्रीजेज, जब बॉडी का स्पीड इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, उस समय क्या होगा, जो डिस्टेंस कवर होगा वो एक कर्व की तरह कवर होगा, ठीक है। टाइम के हिसाब से अगर देखें तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कर्व के हिसाब से कवर करेगा। लेकिन अगर बॉडी का जो मोशन है वो इंक्रीज कर रहा है उस समय, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और वहीं पर अगर धीरे धीरे उसका स्पीड अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उस समय जो बॉडी का जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा टाइम के हिसाब से, ठीक है। ये हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। यहां पर इस ग्राफ में क्या दे रखा है कि वेलोसिटी के हिसाब से टाइम में कितना चेंज आएगा उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। पहला केस, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर जब बॉडी जो है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उस समय में, ये देखिए ये टाइम मूव कर रहा है लेकिन बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है, वो एकदम फिक्स पॉइंट पे है, ठीक है। तो इस केस में भी टाइम के पैरेलल जो है वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा। दूसरा केस, जब बॉडी का जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो जब चेंज आएगा वेलोसिटी में तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा ऑरिजिन से बनेगा, ऑरिजिन से एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब क्या है, जो बॉडी का वेलोसिटी है उसमें नेगेटिवली चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि अगर हम किसी पत्थर को आसमान में थ्रो करें तो उसका जो रिटार्डेशन होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो एक फिक्स पॉइंट से उसका वेलोसिटी स्टार्ट होगा, ठीक है, और टाइम के हिसाब से टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा उसका वेलोसिटी जो है डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ है वो इस हिसाब से बनेगा, एक ट्रायंगल का शेप लेगा। फोर्थ केस, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल एक्सेलरेशन, यहां पर जो बॉडी का जो मूवमेंट है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब उसके बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चेंज है एक पॉजिटिव में हो रहा है एक नेगेटिव में हो रहा है, उस हिसाब से इनका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा और अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। यहां पर देखिए ये जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का है जो कि जिगजैग पैटर्न फॉर्म करता है। जैसे कि अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी जो है उसका वेलोसिटी पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, मतलब कि वो पॉजिटिवली एक्सेलरेट कर रहा है, फिर उसका जो वेलोसिटी कम हो जा रहा है, डाउनवर्ड हो जा रहा है, ठीक है, उस हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव होता रहेगा, तो ये जिगजैग पैटर्न फॉलो करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पर देखते हैं हम लोग कि अगर कोई बॉडी जो है वेलोसिटी में है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो मूव करता है टाइम के हिसाब से, तो उससे उसके ग्राफ से रिलेटेड हम कैसे उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर कोई बॉडी टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम वेलोसिटी से बढ़ रहा है, ठीक है, सेम वेलोसिटी से लेकिन मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर एफसी जो है, एफसी ये जो है ये वेलोसिटी है, ठीक है, और ये वेलोसिटी सेम है, ठीक है, यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी यही होगा, सभी जगह यही होगा, ठीक है। और अगर हम डेफिनिट टाइम में देखें, मान के चले कि किसी टाइम में T2 है, ठीक है, T2 पे
और t1 के बीच में, ठीक है, इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें तो कितना होगा, यहां पर ये देखिए स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, हो सकता है रेक्टेंगल भी बन जाए, तो उसके हिसाब से उसका एरिया निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसी तरीके से यहां पर निकाला गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ट्रेवल। देखिए तो एरिया ऑफ CDEF जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू एरिया इनक्लोज बिटवीन टाइम इंटरवल वेलोसिटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, ये वाला। इसके और इसके बीच में जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, ठीक है, जो एरिया बन रहा है इन दोनों के बीच में, वो जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, कोई दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी है उसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अगर मान के चलें एक B और एक A, ठीक है, ये दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर B का वेलोसिटी VB है और A का वेलोसिटी VA है, तो इन दोनों, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और एकदम एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो वेलोसिटी होगा रिलेटिव वेलोसिटी वो हो जाएगा VB माइनस VA। अगर वहीं पे ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो VA प्लस VB हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखते हैं मोशन इन अ प्लेन। नॉर्मली ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी पत्थर को, ठीक है, अगर कोई पत्थर हम आसमान में फेंकते हैं लेकिन वो स्ट्रेट नहीं फेंकते, ठीक है, 90 डिग्री पे नहीं फेंकेंगे, ठीक है, कोई सम एंगल पे फेंकेंगे, मान लीजिए 60 हो गया, 45 हो गया, ठीक है, तो वो एक कर्व डायरेक्शन फॉलो करेगी, ठीक है, और वो जाके कहीं गिरेगी, ठीक है। तो ये जो मोशन हो गया, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है, और इस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। ये जो एंगल है इसका, ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, कुछ और ही होना चाहिए, ठीक है, उस समय पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। इसके निकालने के लिए जैसे कि अगर हम टाइम निकालें, डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, तो उस हिसाब से इनका फॉर्मूला बनता है, जैसे कि 2u जो हो गया साइन थीटा अपॉन जी, ये टाइम का फॉर्मूला हो गया उसमें। उसी तरीके से जो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, या फिर रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन BPSC के हिसाब से इन सब की ज़्यादा जरूरत है नहीं इतना डीप में, ठीक है, तो इस टॉपिक में हम इतना ही करेंगे सिर्फ। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में मूव कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है उसी पाथ के अलॉन्ग, ठीक है, तो उस मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। और अगर वो बॉडी उस सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, जैसे कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो उस समय उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। यहां पर कुछ और टर्मिनोलॉजीज है, जैसे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सर्कुलर पाथ इन अ यूनिट टाइम। मतलब कि मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सर्कुलरली मूव कर रहा है, ठीक है, और मान लेते हैं यहां पर कि कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई यहां पर दूसरा बंदा खड़ा है, ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक सेकेंड में, हम यूनिट टाइम लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि एक यूनिट टाइम में उस बंदे को वो कितनी बार क्रॉस करेगा, ठीक है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक, इन अ गिवन टाइम। मतलब कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में फॉलो कर रहा है, ठीक है, और जो वो रेडियस वो ट्रेस कर रहा है, जो रेडियस वो बना रहा है, ठीक है, किसी एंगल पे, ये जो एंगल है इस पर वो रेडियस बना रहा है, ठीक है, तो उस रेडियस के हिसाब से जो बन रहा है ये आर्क, ठीक है, तो ये बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, और ये एंगल बना के डिस्प्लेस हुआ, इसी को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये वाला आर्क हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा। ये कुछ PYQs में, इनको भी देखते हैं हम लोग।
विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी, मतलब कि मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, ये हम लोग पढ़े नहीं अभी, लेकिन अगले कुछ लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे। ये मास के इक्वल होता है, ठीक है, एम वी इक्वल टू मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर आंसर इसका मास हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, क्या होता है, तो इसको हम लोग ने शुरू में किया था, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इफ अ फेदर, अ रबर बॉल एंड अ वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्रीली, अगर कोई पंख, ठीक है, या फिर कोई रबड़ बॉल और एक लकड़ी का बॉल, अगर ये तीनों एक साथ छोड़ दिया जाए वैक्यूम में, ध्यान रखिएगा कोई एयर नहीं है वहाँ पे, वैक्यूम है, ठीक है, तो अगर सेम हाइट से तीनों को छोड़ा जाए तो सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो तीनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि ये वैक्यूम में है, जिसकी वजह से उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है एयर का, ठीक है, और जो ग्रेविटी है सब पर एक समान एक्ट करती है, उस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑल थ्री विल रीच द ग्राउंड टुगेदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम लोग फोर्स और वर्क को हम लोग कवर करेंगे।